आज हमने जनरल रिएक्शन की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। इस इक्वेशन में हमारे पास हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस मौजूद है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस मौजूद है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट हैं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेगी, हमारे पास बना देगी अमोनिया गैस। और अमोनिया क्या है? हमारे पास अमोनिया गैस प्रोडक्ट है। अब हमने इस इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास को देखना है। नाइट्रोजन का एक्टिव मास हमारे पास 1 है, यानी मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की क्या है? वो 1 है एंड हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 3 है, जबकि अमोनिया गैस की मोलर कंसंट्रेशन 2 है। आपने ये बात याद रखनी है कि हमने मोलर कंसंट्रेशन को कोफिशिएंट यानी पावर की फॉर्म में ब्रैकेट से बाहर लिखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी इस स्टेप की तरफ मूव करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है, यानी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतनी ही स्पीड के साथ प्रोसीड करेगा। सो यहाँ पे आर एफ मीन आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, एफ मीन फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोगों ने रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे हमारे पास एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये है हो जाएगा, ये बन जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम मूव करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की तरफ। जो सबसे पहले हम लोगों को रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है अमोनिया गैस की फॉर्म में। प्रोडक्ट ने डिकम्पोज होना है और चेंज हो जाना है रिएक्टेंट में। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन उतना ही स्पीड के साथ प्रोसीड करेगा, यानी प्रोडक्ट उतनी ही स्पीड के साथ दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ। तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे आर आ रहा है, तो ये है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हम लोगों के पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। हम लोग इसको इस तरह बोलेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव होती है तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम के स्टेट के ऊपर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम लोगों के पास ये इक्वेशन 3 आ गई है। अब हम लोगों ने इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करना है। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 को पुट कर देना है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे रेट, ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हम लोगों ने इक्वेशन को पुट करना है, इक्वेशन 2 को पुट करना है यहाँ पे। तो हम लोग रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हम लोगों ने यहाँ पे ये पुट कर दी। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे RF यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन का यहाँ पे अमोनिया गैस के साथ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। अब हम लोगों ने कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाना है। सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन का अमोनिया के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब हम लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को बिल्कुल उसी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को बिल्कुल उसी तरह ही आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल के दूसरी तरफ आएंगी तो वो भी डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। हम लोगों को पता है कि जब दो कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है Kc को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप लोगों ने इसमें ये हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर के तौर पे लिखे जाते हैं, यानी फ्रैक्शन से ऊपर लिखे जाते हैं, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर के तौर पे लिखे जाते हैं, यानी फ्रिक्शन से नीचे लिखे जाते हैं, यानी डिवीजन बार से ये जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिखे जाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोडक्ट are written as numerator and reactant are written as denominator। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और पूछा जाता है कि प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं और रिएक्टेंट को किस तरह लिखते हैं। तो आप लोगों ने ये अच्छे से बताना है कि प्रोडक्ट आर रिटन एज न्यूमिनेटर एंड रिएक्टेंट आर रिटन एज डिनोमिनेटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है प्रैक्टिस योरसेल्फ। अब ये एक बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन्हें अच्छे से याद करना है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन को डिफाइन करें। इसके अलावा हाउ इज एक्टिव मैथ रिप्रेजेंटेड, कि एक्टिव मैथ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc क्या होता है, तो आप लोगों ने वो उसकी डेफिनेशन जो थी है वो बतानी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यानी कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, आपने इसके अंदर कोफिशिएंट्स को बताना है
के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं और उन्हें किस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास ए और बी ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और जो प्रोडक्ट में हम लोग अगर देखें सी, तो सी की मोलर कंसंट्रेशन 4 है और डी की मोलर कंसंट्रेशन 2 है। तो इनको आप लोगों ने कोफिशिएंट्स को यानी पावर की फॉर्म में लिखना है और ब्रैकेट से बाहर लिखना है। तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आप लोगों ने इन सारी इक्वेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पे जो है वो बताना है कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। यानी जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल उसी वे में इसकी प्रैक्टिस, इन तीनों इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस लिखने हैं जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है हाइड्रोजन और अमोनिया का। ठीक है, so thanks for watching my video. Kindly subscribe my channel.